आसपास के कमरों को ध्यान से देखने के बाद सैयद के बॉडीगार्ड्स बाहर चले गए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। पर शायद उन लोगों को पता नहीं था कि कार्तिक ने पहले से ही अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को बाकी अरेंजमेंट करने का ऑर्डर दे दिया था। सैयद से अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। उसने सब लोगों के जाते ही कहा, कार्तिक सब लोग जा चुके हैं, अब मुझे ये बताओ कि अपने स्किल के बदले तुम क्या चाहते हो? क्या 20 बिलियन रुपीज काफी होंगे? सैयद की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई और फिर उसने अपना सर ना में हिलाकर आगे कुछ नहीं कहा। सिर्फ 20 बिलियन में सैयद उससे उसकी सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता था। कार्तिक ने इससे बड़ा लालची आदमी नहीं देखा था। कार्तिक की टेक्नोलॉजी का मुकाबला पैसों से करना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की कीमत लगाना शायद इस टेक्नोलॉजी की बेइज्जती होगी। कार्तिक अपने ही मन में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहा था। उसने सैयद के बताए हुए पैसों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और इसी वजह से उसके चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैयद ने जब कार्तिक को इस तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा तो एक बार फिर से बोला, क्या 20 मिलियन रुपए तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मेरे नाम पर 2 ऑयल फील्ड्स हैं। कैसा रहेगा कि अगर तुम सुपर बैटरी के एक्सचेंज में मैं वो दोनों ऑयल फील्ड्स तुम्हारे नाम कर दूं? सैयद की लगाई जाने वाली बोली को सुनकर कार्तिक को हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सैयद किस जमाने में जी रहा है। भला इतनी सुपर टेक्नोलॉजी के लिए वो किसी को 2 ऑयल फील्ड की कीमत लगाने को कैसे कह सकता था? कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि अगर पहले की बात होती तो शायद कार्तिक इस ऑयल फील्ड को अपने नाम करवा लेता, क्योंकि इसमें काफी तेल निकलता है, जिससे कार्तिक को फाइनेंशियल तौर पर काफी मदद मिल सकती थी। पर अब उसके पास सुपर बैटरी की टेक्नोलॉजी थी, जिसके आने के बाद ऑयल फील्ड की तो कोई जरूरत ही नहीं रह गई थी। कार्तिक अच्छे से जानता था कि जब ये ब्लैक सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी दुनिया में इंट्रोड्यूस होगी तो सबसे पहला असर जिस बिजनेस पर होगा वो ऑयल इंडस्ट्री ही होगी। कार्तिक जानता था कि कुछ साल पहले इंडिया में जो तेल घोटाला हुआ था उसमें सैयद का बहुत बड़ा हाथ था और इसने भी इस घोटाले में कुछ ऑयल फील्ड्स अपने नाम करवाई थी। और ऑयल फील्ड के अलावा 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उनमें जीतने के लिए सैयद ने अपना सारा पैसा लगा दिया था। इसीलिए सैयद के पास अब ज्यादा कैश या प्रॉपर्टी बची नहीं थी और इसी वजह से सैयद कार्तिक के सामने ज्यादा ऑप्शंस नहीं रख सकता था। कार्तिक चुपचाप बैठे बैठे सैयद की बातें सुन रहा था और मन ही मन उसकी बातों पर हंस भी रहा था। तभी उसकी पॉकेट में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। असल में इस वक्त फोन आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये एक प्लानिंग थी। इनफैक्ट एक सिग्नल था जो कार्तिक के दोस्तों ने उसे भेजा था। इस सिग्नल का मतलब था सारी तैयारियां हो गई हैं। फोन रिंग होते ही कार्तिक के चेहरे पर आई हुई मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा पूरी तरह से कठोर और सिंसियर हो गया। कार्तिक ने थोड़ा नाराज और गुस्सा करते हुए कहा, सैयद तुम चाहते हो कि मैं अपनी ये सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी तुम्हें बेच दूं और खुद सड़क पर जाकर भीख मांगूं? मैं इन छोटे मोटे पैसों की कीमत से तुम्हें ये सुपर बैटरी कभी नहीं बेच सकता, इसीलिए ये सपने देखना बंद करो। सैयद जिसके चेहरे पर अभी तक मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि कार्तिक तो गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदल डालेगा। कुछ देर के लिए तो सैयद का दिमाग ही काम करना बंद कर गया, जैसे सामने बैठा हुआ कार्तिक और उसका व्यवहार सब कुछ वहम है। और यही सब सोचकर वो काफी देर तक दंग बैठा रहा। अभी भी इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने सोचा कि शायद कार्तिक उसके दिए हुए ऑफर से खुश नहीं है। सैयद ने कुछ सोचते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक मित्तल, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। मैं खुद यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम्हारे सामने 20 बिलियन रुपीज का अमाउंट रख रहा हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने कुछ ऐसा किया भी तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। सैयद की बात सुनकर कार्तिक को हंसी आ गई और उसने जोर से हंसते हुए कहा, क्या लगता है तुम्हें कौन हो तुम? एक मिनिस्टर ही तो हो, उसमें तुम्हें इतना एटीट्यूड दिखाना है? बस बहुत हो गया, मैं और ज्यादा बकवास नहीं सुन सकता हूँ। अगर बात कार्तिक की सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी की जाए तो कार्तिक ने पुराने जमाने के बजाय नए जमाने के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का सारा डेटा एक यूएसबी में ट्रांसफर कर दिया था और इस फाइल को खोलने के लिए एक स्पेशल एन्क्रिप्टेड पासवर्ड लगता था। अगर कोई भी गलत पासवर्ड डालता था तो ये फाइल डिस्ट्रॉय हो जाती थी। कोई चाहकर भी इस डेटा को फिर से रिस्टोर नहीं कर सकता था। कार्तिक का अचानक से बदला हुआ एटीट्यूड देखकर धीरे धीरे सैयद को समझ में आने लगा कि कार्तिक इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अपने साथ यहाँ मुंबई में क्यों लेकर आएगा। यही सब सोचकर सैयद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर भी उसने अपने आप को शांत रखते हुए बार बार कार्तिक से उस टेक्नोलॉजी को हैंडओवर करने के लिए कहा। कार्तिक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसका ऐसा रवैया देखकर सैयद और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाते हुए बोला, कार्तिक मित्तल, बहुत हो गया। मैं इस स्टेट का मिनिस्टर हूं, तुम्हारा नौकर नहीं। मैं कब से प्यार से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर तुम अपनी अकड़ छोड़ने को तैयार नहीं। बस बहुत हो गया, या तो तुम मुझे टेक्नोलॉजी दो या फिर मैं तुम्हें यहीं जिंदा करवा दूंगा। सैयद की बात सुनकर कार्तिक ने अपने दोनों हाथों को पीछे सिर की तरफ लगाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो ये करके देख लो, और वैसे भी मैं इस होटल में गड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। प्लीज मुझे मेरे आइलैंड पर भेज देना। कार्तिक की बकवास सुनकर सैयद को और गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फोन निकालकर अपने लोगों को कॉल मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि कोई भी सैयद का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये देखकर सैयद की चिंता बढ़ने लगी। 3 बार 4 बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब दे नहीं रहा था। सैयद घबराते हुए कार्तिक से बोला, क्या किया है तुमने मेरे लोगों के साथ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरी मर्जी के बिना मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तक सैयद को इतना समझ में आ गया था कि कार्तिक ने इस कमरे में सिग्नल जैमिंग का कोई डिवाइस यूज किया है। इसी वजह से उसका कोई भी सबऑर्डिनेट उस तक नहीं पहुंच पा रहा। सैयद की बात सुनकर कार्तिक ने सीटी बजाते हुए और खुश होते हुए कहा, हम यहां से जरूर जाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। इतना कहकर कार्तिक ने अपने हाथों से क्लैप करके किसी को इशारा किया और अगले ही पल कमरे की वेंटिलेशन पाइप से होकर एक लड़का कमरे के अंदर आ गया।
अचानक से उस लड़के को देखकर सैयद ठंडे पसीने में भीग गया। जिस बात पर सैयद इतना ज्यादा हैरान और घबराया हुआ था उसका कारण ये था कि सामने खड़ा हुआ इंसान बिल्कुल सैयद जैसा ही दिख रहा था। सिर्फ लुक की ही बात नहीं थी, सामने खड़े इंसान की हाइट, फिगर, फेशियल फीचर, सब कुछ यानी ड्रेसिंग भी बिल्कुल एक जैसे थे। अगर इन दोनों को एक साथ खड़ा किया जाए तो यह पहचान पाना मुश्किल था कि इनमें से कौन असली सैयद है। अगर कहा जाए कि असली सैयद और नकली सैयद के चेहरे के दाढ़ी के बाल भी बराबर हैं तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। सैयद इस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था। उसने घबराते हुए कार्तिक से पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? बताओ मुझे, क्यों आए ये यहाँ पर? सैयद सवाल पर सवाल पूछ रहा था पर कार्तिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी सवाल का जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता। आखिर सुबह से कार्तिक किसी सीक्रेट की तो प्लानिंग कर रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि अभी अभी जंप करके वेंटिलेशन लाइन से जो इंसान अंदर आया है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिक का बायोनिक ह्यूमन रोबोट है। ये बायोनिक ह्यूमन रोबोट सैयद के जैसा इसीलिए दिख रहा था क्योंकि बायोनिक ह्यूमन रोबोट को सिमुलेट करके उनकी हाइट और अपीयरेंस को कम ज्यादा किया जा सकता था और साथ ही साथ इंसानों की तरह दिखने की वजह से भी उनके फेशियल फीचर्स को भी बहुत हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी भी इंसान की तरह हूबहू बनाया जा सकता था। अगर सैयद की मेमोरी को छोड़ दें तो बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था और अब वो सैयद के रूप रंग में पूरी तरह से बदल गया था। वहीं दूसरी तरफ असली सैयद ने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का डरावना नजारा नहीं देखा था। वो जानता था कि दुनिया में 7 लोग एक जैसे दिखते हैं पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उन 7 में से एक इंसान आज उसके सामने खड़ा होगा। शायद आपको पता नहीं है पर दुनिया में बहुत सारे ताकतवर बिजनेसमैन और पहले राजा महाराजा भी अपनी सेफ्टी के लिए प्लास्टिक सर्जरी और अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जैसे दिखने वाला इंसान ढूंढ लेते थे और उन्हें अपने पास रखते थे ताकि मुश्किल वक्त में खुद को बचाया जा सके। सैयद अभी तक काफी डर गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए कार्तिक से पूछा, देखिए मिस्टर कार्तिक, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम साफ साफ कह दो। इस तरह मेरे जैसे दिखने वाले इंसान को यहाँ बुलाकर तुम क्या करना चाहते हो? प्लीज मुझे डराना बंद करो। सैयद जानता था कि इस वक्त वो डेंजर में है और किसी भी तरह की नेगोशिएशन नहीं कर सकता, इसीलिए एक बार फिर से उसने कार्तिक को इज्जत देना शुरू कर दिया। सैयद बस इतना चाहता था कि कार्तिक उसे सही सलामत यहाँ से जाने दे, पर कार्तिक तो कार्तिक था, वो इतना बेवकूफ बिल्कुल नहीं था कि अपने दुश्मन को यहाँ से इतनी आसानी से जाने दे, खास करके सैयद जैसे इंसान को जो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा था। इस वक्त सैयद को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक उसके साथ लड़ना चाहता है और उसे मारकर इस नकली सैयद को बिठाना चाहता है और अपनी कठपुतली बनाकर इसे अपने इशारे पर नचाना चाहता है। पर शायद उसकी खुशकिस्मती थी कि जो कार्तिक उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच रहा था। कार्तिक के दिमाग में तो सिर्फ यहाँ से जाने के विचार चल रहे थे। वो बस खुद को और अपने साथियों को यहाँ से सही सलामत लेकर जाना चाहता था, इसीलिए उसने सैयद का 2 कॉपी बनवाया था। सैयद ने डरते हुए कहा, तुम अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो मुझसे, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, पर मैं अपनी जगह इस कठपुतली को नहीं बैठने दूंगा। सैयद की बकवास बातें सुनकर कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बस एक मिनिस्टर हो, देश के प्रधानमंत्री नहीं जो तुम्हें मारने की मैं प्लानिंग करूंगा या तुम्हारी जगह किसी और को बैठाऊंगा। खुद को इतनी अहमियत मत दो। कार्तिक ने भले ही गुस्से में अपनी बात का जवाब दिया था पर सैयद को तो ये बातें किसी मधुर संगीत की तरह लग रही थी क्योंकि कार्तिक ने अभी अभी उसकी जान ना लेने की बात कही थी। खुद को शांत करके सैयद ने कार्तिक से पूछा, तो तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? कार्तिक ने सैयद की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहीं बाहर कार्तिक के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अभी तक उसे दूसरा सिग्नल भेज दिया जिसका मतलब था कि वो लोग अब यहाँ से निकल सकते हैं। कार्तिक ने एक नजर साइड में खड़े बायोनिक ह्यूमन रोबोट की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। बायोनिक ह्यूमन रोबोट अगले ही पल सैयद की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने हाथों का जोर लगाकर सैयद की गर्दन पर वार कर दिया और अगले ही पल सैयद बेहोश होकर वहां गिर गया। क्या कार्तिक सही सलामत यहां से निकल पाएगा? अगले ही पल सैयद बेहोश होकर वहां गिर गया और बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने उसे घसीटते हुए सोफे के पीछे छुपा दिया और फिर फेक सैयद और कार्तिक दोनों खुशी खुशी गेस्ट रूम से बाहर आ गए। बाहर खड़े सैयद के बॉडीगार्ड्स ने जब देखा कि कुछ भी अजीब या गलत नहीं है और सैयद भी खुश नजर आ रहा है तो उन्होंने भी कोई टेंशन नहीं ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस सैयद के साथ ये लोग पूरे दिन रहते हैं वो कुछ मिनट पहले बदल चुका है और अब उसकी आंखों के सामने नकली सैयद खड़ा है। नकली सैयद ने खुश होते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, आपसे मेरी मुलाकात काफी अच्छी रही, हमारा मामला सेटल हो गया। कार्तिक ने भी पूरी एक्टिंग करते हुए खुश होते हुए कहा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आज मैंने काफी कुछ नया सीखा है। अगर हमें लेट नहीं हो रहा होता तो मैं कुछ वक्त और आपके साथ जरूर बिताता। नकली सैयद ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे मिस्टर कार्तिक, आप अभी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आप कहीं चले मत जाइएगा, मेरे विला पर आइएगा, मैं आपसे और बातें करना चाहता हूँ। नकली सैयद की बात सुनकर कार्तिक मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी मुझे फंसा क्यों रहा है, इसे जितना कहा गया था उतना करे, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई। खुद में बड़बड़ाने के बाद कार्तिक ने नकली सैयद से कहा, आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया, क्या आपके लोग अभी भी होटल में रहेंगे? ये होटल किसी और का है और उन लोगों को दिक्कत भी हो रही होगी। कार्तिक की बात सुनकर सैयद ने अपने लोगों पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोग सब यहाँ किस लिए रुके हो? हमें जो काम करना था हम कर चुके, इसलिए अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। जैसे ही वहाँ खड़े सबॉर्डिनेट ने सैयद की बात सुनी तो सब लोग तुरंत वहाँ से बाहर चले गए। इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर जीत हासिल होने की एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि बायोनिक ह्यूमन रोबोट सिर्फ किसी इंसान को देखकर उसके जैसी इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं। कार्तिक ने ये सब कुछ खुद प्लान किया था। अगर ये सब कुछ किसी और का किया होता तो शायद कार्तिक भी कभी असली और नकली सैयद को पहचान नहीं पाता। ऑर्डर मिलने के 2 से 3 मिनट के बाद ही सैयद के सारे सबॉर्डिनेट वहां से चले गए और अब दूर दूर तक कार्तिक पर नजर रखने वाला कोई नहीं था।
जब कार्तिक के सबॉर्डिनेट ने उसे आकर ये बात बताई तो कार्तिक खुश हो गया और अपने लोगों से बोला, सब लोग तैयार हो जाओ, हमें अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। कार्तिक की बात सुनकर सबॉर्डिनेट ने कुछ सोचते हुए कहा, सर असली सैयद का क्या करना है, क्या उसे यहीं पर छोड़ दें? सबॉर्डिनेट की बात सुनकर कार्तिक कुछ देर सोचने लगा और उसके बाद अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देते हुए बोला, इसे भी साथ ले लो, एयरपोर्ट पर इससे डील कर लेंगे। वैसे तो कार्तिक को ये सारी मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही बायोनिक ह्यूमन रोबोट अरेंज करने की जरूरत थी। अपने पैसे और ताकत के दम पर कार्तिक इन सब लोगों से लड़ सकता था, पर पहले ही कार्तिक के दुश्मन कम नहीं थे और जब अपने ही परिवार में जंग छिड़ी हुई हो तो बाहर के लोगों को दुश्मन नहीं बनाया करते। ये बात कार्तिक अच्छे से जानता था। अगर उसने खुलेआम सैयद से लड़ाई मोल ली होती तो शायद अभी तक उसके सारे अंकल इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते और किसी न किसी तरह कार्तिक पर अटैक करवाने की कोशिश करते। इसीलिए उसने पैसे या पावर से नहीं बल्कि दिमाग से इस लड़ाई को सुलझाने का सोचा। सब कुछ पहले से तैयार था। जल्दी ही कार्तिक अपनी बहन और दोस्तों के साथ होटल से गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते उन्हें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। एयरपोर्ट पर एंटर होते ही एक अनजान आदमी अचानक से कार्तिक के ग्रुप में आके शामिल हो गया। कार्तिक और उसके लोगों के अलावा उस आदमी को किसी ने नहीं देखा था। ये कोई और नहीं बल्कि नकली सैयद यानी बायोनिक ह्यूमन रोबोट था, जो अपने ही सबॉर्डिनेट्स को चकमा देकर कार्तिक की टीम में शामिल हो गया था। शुरू में नकली सैयद होटल से अपने कुछ लोगों के साथ निकल गया था और रास्ते में उसने कुछ बहाना बनाया और सब लोगों को घर भेज दिया और तुरंत एयरपोर्ट पर आ गया। सब लोग कार्तिक के प्राइवेट प्लेन के अंदर चढ़ गए और जाने से पहले कार्तिक ने अपने लोगों से कहा, इस सैयद को इसकी गाड़ी में बैठा दो, जब होश आएगा तो इसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कार्तिक की बात मानकर ऐसा ही किया गया और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने लोगों के साथ वापस अपने आइलैंड पर आ गया। एक तरफ कार्तिक सही सलामत पहुंच गया था तो वहीं जब दूसरी तरफ सैयद को होश आया तो वो कार्तिक से बदला लेना चाहता था, पर काफी टाइम तक सोचने के बाद उसने ये अपना आइडिया छोड़ दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि उसके परिवार में उसका कोई साथ देगा नहीं और बाकी मंत्री भी उसे इस पोजीशन से हटाने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं। फिलहाल उसे तो अपनी रेपुटेशन बचानी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के आइलैंड पर काफी टाइम बीत गया था पर सैयद या उसके परिवार की तरफ से कोई भी अटैक नहीं हुआ था। ये सोचकर कार्तिक काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। वैसे तो इतने दिनों तक कार्तिक आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, पर फिर भी वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से वो अपने दुश्मन को कमजोर समझे। जैसे लास्ट टाइम उसने शुक्ला परिवार के लोगों को समझा था। कार्तिक वापस अपने दोस्तों के साथ आइलैंड आ गया और उसे पता नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे क्या कुछ हो रहा है। और एक तरफ सैयद ने यह बात मिनिस्टर्स को बताने की जगह सैंड कंट्रीज को बता दी थी और अरब देशों में यह बात आग की तरह फैल गई। हर कोई सैयद को जान से मार देना चाहता था क्योंकि उसने सही वक्त पर यह बात अरब के प्रिंस को नहीं बताई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक मित्तल परिवार को भी इस बारे में पता चल गया था और जिस बात का मित्तल परिवार इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, आज वो मौका खुद कार्तिक ने उन्हें दे दिया था। मित्तल परिवार ने खुद सैंड कंट्री में कॉन्टैक्ट किया और वहां के लोगों को बताया कि कार्तिक मित्तल परिवार का वारिस है, पर जल्दी ही मित्तल परिवार कार्तिक को खानदान से बेदखल करने वाला है। जब ये बात सैंड कंट्रीज को पता चली तो उन लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि कार्तिक मित्तल वाकई इस दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर राज करने वाले परिवार का बेटा है। आज से पहले भी सैंड कंट्रीज ने कई बार ये पता लगाने की कोशिश की थी कि कार्तिक कौन है, क्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है या फिर किसी बड़े परिवार का बेटा है, पर हमेशा लो प्रोफाइल रहने की वजह से कार्तिक के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। फाइनली आज जब खुद मित्तल परिवार ने सैंड कंट्रीज में अपने लोगों को भेजकर ये बात वहां के प्रिंस को बताई तो उनकी हैरानी एकदम से बढ़ गई। मित्तल परिवार के लोगों ने भी ये सैंड कंट्रीज के प्रिंस को कह दिया था कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो चाहें तो कार्तिक से बदला लेने के लिए उस पर अटैक कर सकते हैं और साथ ही साथ कार्तिक को हराने के बाद सुपर बैटरी को मित्तल परिवार और सैंड कंट्री के साथ शेयर करेगा और पहले लीड यहाँ के प्रिंस को ही दिया जाएगा। मित्तल परिवार की बात सुनकर सैंड कंट्री के प्रिंस काफी ज्यादा असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उन्हें लग रहा था कि शायद मित्तल परिवार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है और कार्तिक और मित्तल परिवार एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, बल्कि वो लोग प्रिंस को फंसाकर उसी पर अटैक करवा देंगे। हालांकि जब फोन पर बात होने के बाद मित्तल परिवार के सुभाष अंकल ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को सैंड कंट्री भेजा और प्रिंस से मुलाकात करके इस बात का भरोसा दिलाया कि उन लोगों को कार्तिक से कोई मतलब नहीं है। तब जाकर प्रिंस को इस बात पर यकीन हुआ और उसकी कुछ हिम्मत बढ़ी। पर अभी भी दिक्कत ये थी कि क्या प्रिंस को कार्तिक पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि उसके अंकल तो किसी के सामने से आने से रहे। वो लोग पर्दे के पीछे रहकर ये सारा गेम प्लान करेंगे और फ्रंट पर प्रिंस को ही सब कुछ संभालना होगा। कार्तिक के सभी अंकल इस बात पर सहमत थे कि इन्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कार्तिक को फंसाने का, पर साथ ही साथ वो लोग एक दूसरे से भी उतनी ही नफरत करते थे और कंपटीशन में लगे हुए थे। कोई भी खुलकर कार्तिक से लड़ना नहीं चाहता था और ना ही उसकी नजर में बुरा बनना चाहता था। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ कई साजिशें कर रखी थी और हर कोई एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर दिक्कत ये थी कि कोई भी किसी के हाथ नहीं लग रहा था और इसीलिए इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि सबसे पहले ये कार्तिक को अपने रास्ते से अलग करेंगे। सैंड कंट्री में भी अब प्रिंस को पूरी तरह से तसल्ली हो गई थी और वो सुपर बैटरी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि सैयद ने पहले ही एक मौका गंवा दिया है। अब मगर ये मौका भी उनके हाथ से निकल गया तो वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अरब देश में पैसा बहुत था पर इन लोगों के पास सिर्फ पैसा ही था, बाकी हर चीज की कमी थी। अगर कल को सुपर बैटरी दुनिया में लॉन्च हो गई या मार्केट में किसी को पता भी चल गया तो शायद अगले 5 सालों में पूरी तरह अरब देश दाने दाने को तरसेगा। कार्तिक इन सबसे अभी तक अनजान था और उसे यही लग रहा था कि शायद सैयद और उसके साथ देने वाले लोगों ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं और अब कार्तिक पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। सैंड कंट्री के लोगों ने कार्तिक पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और उस पर अटैक करने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ मित्तल परिवार में डायरेक्टर्स के काउंसिल के लोगों ने पहले ही ये बात तय कर ली थी कि उन्हें हर हाल में कार्तिक से सुपर बैटरी और बायोनिक ह्यूमन रोबोट टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि वो लोग इस ताकत को अपने पास संभाल कर रखें और दुनिया पर राज कर सकें।
और रही बात सैंड कंट्रीज को इस टेक्नोलॉजी को देने की, तो ये बात तय थी कि डायरेक्टर्स इस टेक्नोलॉजी को किसी भी हाल में सैंड कंट्री को नहीं देने वाले थे, बल्कि कार्तिक पर अटैक करवाकर वो लोग पीछे हट जाने वाले थे। अगर बात सैंड कंट्री के प्रिंस की जाए तो ये लोग काफी सिंपल माइंडेड रिच होते थे। इन लोगों को बस हर जगह से पैसा चाहिए होता था और इसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। जब इन्हें पता चला कि मित्तल परिवार के डायरेक्टर ने खुद अपने आदमी को यहाँ भेजा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि आज से पहले मित्तल परिवार ने कभी भी सैंड कंट्री के लोगों को इतनी इज्जत तो कभी नहीं दी थी। अगर पूरी दुनिया पर राज करने वाला कोई इंसान अपने आदमी को उनके पास भेजता है और उनकी तीमारदारी करता है, तो इज्जत देखकर कोई भी खुद को शहंशाह समझने लगता है। और यही गलती प्रिंस ने की थी। उन्हें लग रहा था कि मित्तल परिवार उनका सबसे बड़ा हमदर्द होगा और हर मुश्किल में उनका साथ देगा। इसीलिए तो इतनी जल्दी ये लोग मित्तल परिवार के डायरेक्टर्स की बातों में आ गए, जो खुद अपने बच्चों के भी सगे नहीं थे। कार्तिक इन सब से बेखबर अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन की तैयारी करने में लगा हुआ था। ना तो उसे अपने खिलाफ हो रही इन साजिशों के बारे में पता था और ना ही उसके पास इतना वक्त था कि वो आने वाले खतरे के लिए अभी से चिंता करने लगे और अपना सारा काम छोड़कर उसी की टेंशन लेकर बैठ जाए। कार्तिक फिलहाल अपना डोमेस्टिक बिजनेस सेटअप करने में लगा हुआ था, क्योंकि विदेशों के साथ साथ कार्तिक को इंडिया में भी अपने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे और इन्हें हिट बनाना था। क्या सही वक्त पर कार्तिक खुद को बचा पाएगा? या कार्तिक इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट पर अपना कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था और सुपर फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन भी काफी तेजी से काम कर रही थी। मोबाइल फोन, टेलीविजन और बाकी होम अप्लायंसेस इंडिया के पूरे मार्केट में छाए हुए थे। ये बात सच थी कि जुनैद ने मेन इंडिया को अपना टारगेट बनाया था और इसी वजह से अपनी फैमिली पावर का इस्तेमाल करके और कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शंस को मिलाकर बहुत जल्दी पूरे मार्केट में कार्तिक के प्रोडक्ट्स को फेमस कर दिया था। जुनैद काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था और इसी वजह से कार्तिक को किसी भी धोखे या गैर जिम्मेदारी की चिंता थी नहीं। कार्तिक ने पूरा विश्वास करके जुनैद और अमन को यह काम सौंपा था, जिसे दोनों ही बहुत ईमानदारी से पूरा कर रहे थे। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कार्तिक जुनैद के साथ न्यू दिल्ली में आया था और यहाँ पर आसपास के जितने भी स्टेट थे वहां पर हर जगह सिनेमेटोग्राफी की वजह से जुनैद के परिवार का दबदबा था। दिल्ली में इंडिया की कैपिटल होने की वजह से सबसे ज्यादा लोग रहते थे और यहाँ का ह्यूमन ट्रैफिक भी काफी ज्यादा था। इसी वजह से मिडिल क्लास लोग हो या फिर हाई क्लास हो, हर कोई अलग अलग रेंज के कार्तिक के प्रोडक्ट्स को खरीद सकता था। कार्तिक अगर इस शहर में अपनी सेल्स चेन डेवलप करता है तो उसे हर साल $10 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा होगा। इंडियन मार्केट के साथ साथ कार्तिक के सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन भी बिक रहे थे, जिसकी वजह से दूर दराज के गांव तक भी इन प्रोडक्ट्स की पहुंच हो गई थी। जिस वेबसाइट पर ये सारे प्रोडक्ट सेल किए जा रहे थे वो वेबसाइट जुनैद परिवार की ही थी, जिस पर पहले से कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे। ये सारे प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए थे, पर अभी भी इन्हें घर घर में पॉपुलर करने के लिए कार्तिक को एक बड़ा पब्लिसिटी इवेंट करना जरूरी था और इस इवेंट के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगने वाला था। वैसे तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सारा खर्चा उठाने का काम जुनैद का बनता था, पर कार्तिक नहीं चाहता था कि जुनैद किसी भी तरह का कोई नुकसान उठाए। पब्लिसिटी के लिए कार्तिक के पास अपनी खुद की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, जिससे वो दुनिया के बेस्ट सेलिब्रिटीज को अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बारे में सोच रहा था और उनसे इन सभी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवा रहा था। अवनी और सिया ये दोनों ही काफी थी इंटरनेशनली इस प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए। और उसके बाद कार्तिक का अपना फैंटेसी एंजल ग्रुप भी तो था, जो इंडिया के घर घर में फेमस था और हर कोई फैंटेसी एंजल ग्रुप का दीवाना था। कार्तिक ने सोच लिया था कि पब्लिसिटी के लिए और प्रमोशन के लिए जो खर्चा आएगा वो खुद देगा, खास करके अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज को बुलाकर। कार्तिक जुनैद के लिए इस खर्चे को कम कर देगा। अपनी कंपनी में होने की वजह से कार्तिक को इन सेलिब्रिटीज को कोई पैसा देने की जरूरत थी नहीं और आराम से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिया और अवनी को हायर कर पा रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये था कि कार्तिक के बने हुए ज्यादातर प्रोडक्ट्स होम अप्लायंसेस थे, जिन पर औरतें ज्यादा विश्वास करती थी और इसी वजह से इंडिया में अगर कोई लड़की या औरत इस तरह के प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करती है तो ज्यादा जल्दी महिलाएं इन बातों पर विश्वास करती हैं और साथ ही साथ अनलिमिटेड फ्रेंड्स होने की वजह से मेल फैन भी इन बातों पर यकीन करते हैं और प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदते हैं। कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि मोबाइल फोन को ड्रीम एंजल ग्रुप प्रमोट करेगा और इलेक्ट्रिक कार को सिया और अवनी प्रमोट करेंगे। मोबाइल फोन्स ऑफिशियली मार्केट में आने वाले थे और उनके लिए ड्रीम एंजल ग्रुप ने एडवर्टाइजमेंट का शूट भी कर लिया था और अब बस इन एडवर्टाइजमेंट्स को डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर चलना बाकी था। अगर बात कार को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने की हो तो उसके लिए कार्तिक को थोड़ा इंतजार करने की जरूरत थी, क्योंकि कार्तिक इस सुपर कार को कार एग्जीबिशन में ही इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा था। और दिल्ली आने का सबसे बड़ा कारण भी कार्तिक का यही था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कार एग्जीबिशन होने वाली थी। वैसे तो बॉस होने के नाते कार्तिक और जुनैद को ये सब कुछ पर्सनली करने की कोई जरूरत थी नहीं, पर दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा सेल्स पॉइंट था और ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक सिटी थी। इसी वजह से कार्तिक खुद इसे पर्सनली ले रहा था। कार्तिक जानता था कि जब दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी के बारे में पता चलेगा तो एक नया ही सेंसेशन पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा। और फिर कार्तिक ये भी जानता था कि उसका अपना परिवार उसके खिलाफ बहुत सारी साजिशें रच रहा था और कार्तिक अपने इतने बड़े प्रोडक्ट को किसी भी साजिश का शिकार नहीं होने दे सकता था। कार्तिक ने जो ड्रीम एंजल ग्रुप और सिया के साथ स्मार्टफोन्स को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनवाया था वो अब देश के बड़े चैनल्स पर भी चल रहा था और हर एक चैनल कार्तिक के इस नए स्मार्टफोन के बारे में ही बात कर रहा था। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट बोर्ड देश के कोने कोने में लगाए गए थे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए और कार्तिक को मोबाइल फोन और बाकी चीजों के लिए काफी अच्छा रिस्पांस मिला। पूरे देश में इसी प्रोडक्ट के बारे में बातें हो रही थी। एक्टर और सिंगर होने की वजह से अपने अपने वीडियो में सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल भी कर रही थी, जिस वजह से देखने वाले लोग वीडियो की तरफ आकर्षित हो रहे थे। सड़कों पर जाते हुए लोग जब बड़ी बड़ी स्क्रीन पर सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियों को देख रहे थे तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा था और इस वजह से बैड ड्राइविंग की वजह से काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। इंडिया में जब लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को जो सिर्फ फिल्मों में रोल करती है उसने जब किसी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है तो हर कोई हैरान हो गया था।
हर किसी को जानना था कि आखिर ऐसा भी क्या प्रोडक्ट है जो सिया खुद इसे प्रमोट कर रही है। पूरे देश में हलचल मच गई थी। हर एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि कार्तिक के प्रोडक्ट्स एक के बाद एक हिट हुए जा रहे थे। हर कोई इन प्रोडक्ट्स के बारे में बातें कर रहा था। मार्केट में किसी के पास कोई और बात थी ही नहीं। कार्तिक के प्रोडक्ट्स को इतना फेमस बनाने में ड्रीम एंजल ग्रुप और सिया का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि लोग इनकी खूबसूरती और इनके टैलेंट के दीवाने थे। और इसके साथ साथ लोग अब प्रोडक्ट को भी ध्यान से देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि चारों तरफ सिर्फ तारीफें ही हो रही थी। बहुत से लोग थे जो सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप से कंपटीशन कर रहे थे। इस वजह से उन लोगों को उनकी पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आ रही थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रोडक्ट में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही रहे थे। खैर, हजारों में अगर 10 लोग कोई ऐसी बातें कर रहे थे तो उन्हें इग्नोर किया जा सकता था। लोगों के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसी पावरफुल बैटरी कहां से आ गई जो 5 मिनट में किसी भी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगी। एक बार में वो गाड़ी 3000 किलोमीटर तक चल जाएगी। इस बात पर विश्वास कर पाना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। और अब लोग सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप पर सवाल उठा रहे थे कि उनमें कोई इंटेग्रिटी नहीं है, इसीलिए इस तरह के फेक प्रमोशन कर रही है। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा झूठा प्रमोशन करने के लिए इन्हें कितने पैसे मिले, और क्या इन लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे रहना नहीं है जो इस तरह के घटिया प्रोडक्ट्स के प्रमोशन कर रही है। खैर, कार्तिक या सिया को कोई भी सफाई देनी पड़ती उससे पहले ही सिया के फैंस ने इन ट्रोलर्स को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और सिया के हक में बात करने लगे। बहुत सारे फैंस तो कह रहे थे कि अभी तक प्रोडक्शन मास लेवल पर हो ही नहीं रहा है और ज्यादातर लोगों के पास लिमिटेड एडिशन ही आया है। ऐसे में जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें हिम्मत कहां से मिल रही है? किसी को भी हक नहीं है सिया या प्रोडक्शन पर सवाल उठाने का, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो प्रोडक्ट खरीद कर इस बात को साबित कर सकता है कि ये प्रमोशन फेक है या रियल। दोनों तरफ के लोग ऑनलाइन झगड़ा कर रहे थे और कार्तिक इन्हें रोकने की बजाय खुश होकर उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इससे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी बढ़ रही है। जल्दी ही दिल्ली में पहला सेल पॉइंट शुरू किया गया। वहां पर ऑफिशियली ये स्मार्टफोन सेल होने शुरू हो गए। इन्हें खरीदने के लिए स्टोर्स पर लंबी लाइन लगी हुई थी। हजारों लोग लाइन में लगकर ये स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे थे। कुछ लोगों के लिए नए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स खरीदना उनका शौक था, तो कुछ लोगों के लिए सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप के फैन होने की वजह से ये प्रोडक्ट खरीदना जरूरी सा हो गया था। इस लंबी लाइन में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके इरादे ठीक नहीं थे और वो इस लाइन में इसीलिए लगे हुए थे क्योंकि उन्हें प्रूफ करना था कि कार्तिक के प्रोडक्ट्स फेक है, ताकि वो लोग इंटरनेट पर चल रही इस लड़ाई में जीत सके। जो लोग यहाँ पर कार्तिक को गलत प्रूफ करने आए थे वो लोग असल में यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। यहाँ पर लोग कंटेंट ढूंढने आए थे और साथ ही साथ अच्छा खासा पब्लिक ट्रैफिक भी इन लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट में मिल रहा था। एक ब्रॉडकास्टर ने लाइव आकर कहा, दोस्तों मैं इस वक्त दिल्ली के फैंटेसी स्टार मोबाइल सेल पॉइंट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है। कार्तिक ने अपने फोन का ब्रांड नेम फैंटेसी स्टार मोबाइल रखा था और ये नाम फैंटेसी एंजल ग्रुप के नाम पर ही रखा गया था, जो आजकल इंडिया में बच्चे से लेकर बूढ़े तक के जुबान पर छप गया था। ब्रॉडकास्ट में ये आदमी लगातार लोगों को बता रहा था कि फोन का लोगो किस तरह का है और पोस्ट में उसे कितना स्लिम और ड्रीमी दिखाया गया है। जो आदमी ब्रॉडकास्ट कर रहा था शायद उसके लिमिटेड फैंस थे, क्योंकि ये आदमी सुबह सुबह ब्रॉडकास्ट कर रहा था और इस लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत ही कम लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। जितने भी लोग ऑनलाइन ये ब्रॉडकास्ट देख रहे थे, जैसे ही उन्होंने सामने खड़े लोगों की भीड़ देखी तो हर किसी का सिर चकराने लगा, क्योंकि इस वक्त हजारों लोग लाइन में लगे हुए थे और इतनी सुबह सुबह हजारों लोग ये फोन खरीदने के लिए ही आए थे। ये बात सबको हैरान कर रही थी। अभी भी कुछ लोग लाइव ब्रॉडकास्ट में ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि शॉप ओपन होने के बाद प्रोडक्ट्स को देखकर ही लोग भाग जाएंगे। इन्हें अभी भी लग रहा था कि शायद प्रोडक्ट्स इतना ज्यादा एडवांस नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ये सब लोग सिर्फ अपना यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं। फर्स्ट शॉप होने की वजह से जुनैद और कार्तिक सेल पॉइंट पर ही थे और अंदर सारी तैयारियां करवा रहे थे। तभी एक सबॉर्डिनेट भागते हुए आया और जुनैद से बोला, सर काफी लंबी लाइन लगी हुई है बाहर, बहुत सारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स के लिए आए हैं, पर उनमें से कुछ ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमें उन्हें अंदर आने देना चाहिए या बाहर ही रोक लें? शॉप असिस्टेंट को भी पता था कि आजकल ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेट पर नॉर्मल बात है और लोग हर एक चीज को इंटरनेट पर डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से कार्तिक के प्रोडक्ट्स को लेकर जो हवा बना हुआ था वो उसे गलत प्रूफ करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे। हो सकता है कि ये लोग अंदर जाकर कोई तमाशा करें या फिर कोई नेगेटिविटी फैलाएं। इससे अच्छा है कि इन्हें बाहर ही रहने दिया जाए। जुनैद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन लेगा, इसीलिए वो सवालिया लहजे में कार्तिक की तरफ देखने लगा। कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, दरवाजे खोल दो और सभी लोगों को अंदर आने दो। हम ब्रॉडकास्ट करने वाले लोगों को बाहर नहीं रहने दे सकते। वो लोग भी यहाँ पर एक कस्टमर है। ये ब्रॉडकास्टर सामान खरीदेंगे या नहीं ये तो बाद में हम देखेंगे। कम से कम इनकी बातों से हमें एक रिव्यू मिल जाएगा, वाकई हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या नहीं। क्या वाकई ब्रॉडकास्टर अंदर जाकर कार्तिक के लिए कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं या इनका रवैया। कार्तिक की बात मानकर जुनैद ने अपने स्टाफ की तरफ देखकर सिर हिला दिया और अगले ही पल सेल पॉइंट की ओपनिंग शुरू हो गई। यहाँ पर आज जुनैद के बहुत सारे दोस्त भी आए थे और इनके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे। जो जुनैद के कनेक्शन में थे वो लोग यहाँ आए थे ताकि जुनैद को खुश कर सके। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान बहुत सारे फेमस लोग जुनैद और कार्तिक को सपोर्ट करने आना चाहते थे। हालांकि कार्तिक को ये सब चीज नहीं चाहिए थी। वो जानता था कि जितनी पॉपुलैरिटी होनी थी वो पॉपुलैरिटी इंटरनेट पर हो चुकी है और अब इन लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत है नहीं। इसीलिए इसने उन सेलिब्रिटीज को यहाँ आने से मना कर दिया था। कार्तिक सब कुछ सिंपल रखना चाहता था ताकि लोग सेलिब्रिटीज पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे। इसीलिए जल्दी ही गेट खुल गया। जैसे ही शोरूम का गेट खुला तो आसपास चारों तरफ फूलों की बरसात होने लगी। दरवाजा खुलते ही सभी लोग एक साथ अंदर की तरफ आने लगे और वहां खड़े स्टाफ मेंबर्स इन सब का स्वागत कर रहे थे। लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले लोग तुरंत अपना कैमरा लेकर अंदर आ गए और ध्यान से प्रोडक्ट देखने की कोशिश करने लगे। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि इन ब्रॉडकास्ट करने वाले लोगों को जगह ही नहीं मिल पा रही थी।
लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोगों का भी दिमाग खराब हो गया था जब इन्होंने इतनी भीड़ को एक साथ इतने बड़े शोरूम में जाते हुए देखा। यहाँ पर हर कोई ध्यान से मॉडल को देख रहा था और उसका डिस्प्ले चेक कर रहा था। किसी को भी प्रोडक्ट खरीदने की जल्दी नहीं थी, बल्कि सबका इंटरेस्ट इस बात में था कि वाकई इंटरनेट पर इस प्रोडक्ट को लेकर जो बातें चल रही थी वो सच है या नहीं। कार्तिक के फोन में बना कैमरा, स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम काफी स्मूथ था, और इन सब में जो सबसे ज्यादा अच्छी बात थी वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर बैटरी, जिसका हर कोई दीवाना हो गया था। जैसे जैसे यहाँ आने वाले लोग इस नज़ारे को देख रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखें हैरानी से फैल रही थी। हर कोई एकदम दंग रह गया, किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खास करके इन लोगों की हैरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट्स की वजह से थी। जिस तरह से वो आम इंसानों की तरह बातें कर रहा था और इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो सब कुछ लोगों को हैरान कर रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। बहुत से लोगों को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीरो किसी दोस्त की तरह लग रहा था, जो उनसे अच्छी बातें कर रहा था, उन्हें सही सलाह दे रहा था और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। ये बातें देखकर कोई भी खुद को कार्तिक के प्रोडक्ट का फैन बनने से रोक नहीं पाया। अभी तक जो लोग शांति से फोन देख रहे थे, अब उनका पागलपन बढ़ने लगा था और हर कोई अपने लिए अभी से बुकिंग करने लगा था और तुरंत फोन खरीदने की बातें कर रहा था। फोन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट करने के बाद ब्रॉडकास्टर का दिमाग तो खराब हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अभी तक किए हुए सारे दावे झूठे निकल गए और उसे ना चाहते हुए भी कार्तिक के प्रोडक्ट्स के लिए अपना पॉजिटिव ओपिनियन देना ही होगा। कस्टमर का पागलपन देखकर सेकंड बिल्डिंग में बैठे कार्तिक और जुनैद काफी ज्यादा हैरान थे। उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि लोग उनके प्रोडक्ट के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। जो लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे थे, उनके फैंस कमेंट्स में बार बार कह रहे थे कि उन्हें ये फोन खरीदना होगा। पहले तो स्ट्रीमर ने इग्नोर कर दिया, पर बार बार जब यही मैसेज हर एक सेकंड आने लगा तो स्ट्रीमर को ना चाहते हुए भी अपने लिए एक फोन खरीदना पड़ा। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे तो ऑनलाइन सीन करने वाले लोगों ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए ताकि स्ट्रीमर एक फोन खरीद सके। असल में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग देखने वाले लोग ब्रॉडकास्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके बिहाफ पर एक फोन खरीद लें। अगर 2 फोन की बात होती तो शायद ब्रॉडकास्टर खरीद भी लेता, पर हर एक यही रिक्वेस्ट कर रहा था और ब्रॉडकास्टर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सबके लिए फोन खरीद सके। पूरे दिन स्टोर में यही नजारा बना रहा और एक के बाद एक ना करते हुए भी 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर एक ही दिन में आ गए और बहुत सारे लोगों ने तो एडवांस में पैसा दे दिया था। 600 मिलियन रुपीस एक ही बार में, एक ही दिन में इन लोगों को प्रॉफिट दे गए थे, जिसमें से 300 मिलियन कार्तिक का अकेले का प्रॉफिट था। खैर, जितना पागलपन पहले दिन था उतना ही बाकी दिनों में नहीं होता है। ये सब कुछ करने वाले ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स या फैन होते हैं। धीरे धीरे लोगों ने इस तरह स्टोर पर आकर क्रेजीनेस नहीं दिखाई, बल्कि ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट के आने का इंतजार करते रहे। हालांकि पहले ही दिन इतनी बड़ी अमाउंट लेकर कार्तिक और जुनैद को इतना समझ में आ गया था कि उनका ये फैंटेसी स्टार मोबाइल फोन मार्केट में अपनी छाप छोड़ चुका है और अब सालों से जो कंपनियां इस प्रोडक्ट को बेच रही थी उनके बराबर में एक और कॉम्पिटिटर आकर खड़ा हो गया है, जो बहुत मजबूत दावा पेश कर रहा है। रात को 9 बजे शॉप बंद करने के बाद कार्तिक और जुनैद इतने खुश थे कि जुनैद ने अपनी तरफ से शॉप के सारे स्टाफ मेंबर्स को एक क्लब में पार्टी दी थी। कार्तिक को कुछ काम था, इसीलिए वो रातों रात अपने आइलैंड पर अपने प्राइवेट प्लेन से चला गया था। असल में हाइजू के अंदर 2 दिन में कार एग्जीबिशन होने वाली थी। यहाँ कार्तिक को अपनी कार सुपर कार एग्जीबिशन के तौर पर प्रेजेंट करनी थी। कार्तिक की ये पहली प्योर इलेक्ट्रिक कार थी और इस पर कार्तिक को पूरा विश्वास था कि उसे मोबाइल फोन से भी ज्यादा अच्छे व्यूज मिलेंगे। जिस तरह से कार्तिक तरक्की कर रहा था उस वजह से बाकी के इलेक्ट्रिक सप्लायर्स की हालत खराब हो रही थी। अभी तक हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था, पर अब हर कोई एक साथ एक दूसरे से मिल गया था, क्योंकि अब उनका टारगेट सबसे पहले कार्तिक की हार थी, उसके बाद अपने लिए कोई जीत देखना था। उन्हें पता चल गया कि इंडिया में डोमेस्टिक एजेंट जुनैद बना है, तो जुनैद के लोगों के थ्रू इन लोगों को इतना तो पता चल गया था कि ये सभी प्रोडक्ट हाइजू से बनकर आ रहे हैं, पर हाइजू में कहां से क्या बन रहा है इसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। कार्तिक का प्रोडक्ट और इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी अब इन सभी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनीज के लिए एक सिरदर्द बन गया था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर इस मोबाइल फोन का ओनर कौन है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को इतना ही पता चला था कि हाइजू में एक आइलैंड पर एक फैक्ट्री में ये मोबाइल फोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर इसके आगे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। वहीं इन सबसे अलग कार्तिक को तो ये पता था कि उसके नए फोन से बाकी लोगों की मुश्किलें खड़ी हो रही है, पर ये नहीं पता था कि अब कॉम्पिटिटिव कंपनीज एक साथ भी आ गई हैं ताकि उसे हरा सके। इन सभी कंपनियों ने कई बार जुनैद से बात करने की कोशिश की कि वो लोग एक बार फैंटेसी स्टार मोबाइल के मालिक से मिलना चाहते हैं, पर जुनैद ने इन लोगों को साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि वो सिर्फ एजेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के मालिकों को निराशा ही सिर्फ हाथ लगी थी। मैं सिर्फ एजेंट हूँ, इतना कहना काफी था जुनैद के लिए इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो आगे इन लोगों को कुछ भी बताने वाला नहीं है। ये लोग जानते थे कि हो सकता है जुनैद झूठ बोल रहा हो, पर फिर भी ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जुनैद अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनालिटी था जिसके सामने ये कंपनियां बहुत छोटी थी। जिम क्लब में बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों के मालिक शामिल हुए थे, उनमें कुछ फॉरेन कंपनी के मालिक भी थे जो खुद इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने आए थे। अभी तक सभी लोगों को अपने अपने रिसोर्सेज से पता लग गया था कि फैंटेसी स्टार मोबाइल फोन को लंबे टाइम से मोबाइल फोन के पार्ट्स सप्लाई किए जा रहे थे और ये सब कुछ हाइजू के उसी आइलैंड पर हो रहा था। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से भी बताया कि कार्तिक अपने मोबाइल फोन में जो बैटरी इस्तेमाल कर रहा है वो उसी आइलैंड पर बनाई जा रही है। और जैसे ही ये बात बाकी लोगों को पता चली तो हैरानी से उनका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये बात उन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि वो लोग ऐसा कुछ भी कभी सुनेंगे।
असल में इंडिया में ज्यादातर सभी कंपनियां बाहर से किसी भी प्रोडक्ट्स के पार्ट्स मंगवाकर उन्हें असेंबल करने का काम करती थी और फिर उन्हें फॉरेन बेच देती थी। यही उनका मेन एम होता था। और इंडिया में तो आज भी ज्यादातर फॉरेन कंपनियों के प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसानी से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो भी उन्हें गवर्नमेंट से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बहुत से स्टार्टअप्स तो कुछ ही सालों में दम तोड़ देते हैं और एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाते। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह थी कि अचानक से इंडिया में ऐसा कौन इंसान पैदा हो गया जो न सिर्फ प्रोडक्ट्स को खुद से इन्वेंट कर रहा है, बल्कि इंडिया में वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाकर भी बेच रहा है और साथ ही साथ इतनी सुपर पावरफुल बैटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट करने भर के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। कोई नहीं जानता था कि इंडिया में किसी के पास इतना पैसा भी हो सकता है। इस हफ्ते के वीकेंड के लिए कार एग्जीबिशन हाइजू में ही शेड्यूल कर दी गई थी। मुंबई कार्तिक का अपना इलाका नहीं था, वहां उसे मंत्री जैसे लोगों से निपटना पड़ रहा था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये शहर कार्तिक का अपना था और यहाँ पर कार्तिक अपनी मर्जी से वो जो चाहे कर सकता था। इसीलिए इस बार एग्जीबिशन में कार्तिक को अच्छी जगह दी गई थी और अच्छा बेस कैंप दिया गया था। इस एग्जीबिशन में बड़ी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही थी और जो कंपनी अभी अभी एस्टैब्लिश हुई थी वो भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकती थी। असल में ऐसा हर जगह होता था, जिसके पास ज्यादा पावर होती थी या ज्यादा एबिलिटी होती थी तो उसे अपनी एबिलिटी के हिसाब से अच्छी पोजीशन मिलती थी। जो कंपनियां काफी सालों से एस्टैब्लिश थी उन्हें इस एग्जीबिशन में अच्छा लोकेशन दिया गया था और बाकी कंपनियों को कॉर्नर में रखा गया था। आज बहुत सारे लोग इसीलिए भी इस एग्जीबिशन में आए थे ताकि पता कर सके कि फैंटेसी स्टार मोटर और फैंटेसी स्टार कार का कोई कनेक्शन है भी या नहीं। बहुत सारे लोग सिया की वजह से भी इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने थे, क्योंकि सब लोग अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी को अप्रिशिएट करना चाहते थे। 2 दिन पहले ही सिया ने अपने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने आ रही है, और ये बात जानकर जहां सिया की जितने भी फैंस थे वो सब इकट्ठा हो गए। शायद इसी वजह से जैसे ही एग्जीबिशन आम पब्लिक के लिए ओपन हुआ तो लगभग 15 मिनट के अंदर ही यहाँ सभी लोगों ने कार्तिक के बूथ को घेर लिया। ये नज़ारा देखकर एग्जीबिशन में बाकी कंपनियों का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, क्योंकि एग्जीबिशन को ओपन हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे और हर किसी ने कार्तिक की तरफ अपना रुख कर लिया था। इस वक्त बाकी कंपनियों को कार्तिक से जलन महसूस हो रही थी, उस पर गुस्सा भी आ रहा था, पर कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये डिसीजन फैंस ने लिया था। कार्तिक जानता था कि ऐसा जरूर कुछ होगा, इसीलिए उसने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी, और जब उसने देखा कि आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है तो उसने तुरंत अपनी आंखों से इशारा किया और अगले ही पल टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का ग्रुप आ गया और चारों तरफ से कार्तिक के बूथ को कवर कर लिया ताकि कोई भी किसी भी तरह का अटैक ना कर पाए, और साथ ही साथ इस भीड़ को पीछे धकेलने ना लगे। ये देखकर यहाँ आए हुए सभी लोग काफी गुस्सा हो गए थे और कार्तिक को सुनाने लगे, अरे यार, ये किस तरह का मैन्युफैक्चरर है और इसमें किस बात का घमंड है जो ये कस्टमर को ही भगा रहा है? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हमें एग्जीबिशन का हिस्सा बनने आए, क्या तुम हमें प्रोडक्ट भी नहीं देखने दोगे? एक तो कंपनी नई नई एस्टैब्लिश हुई है और हमने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं, ऊपर से ये लोग इतने टेंट्रम्स दिखा रहे हैं। अब कैसे करेगा हैंडल कार्तिक इस एग्जीबिशन को, और क्या कार्तिक के दुश्मन मौका देख रहे हैं उस पर अटैक करने का? आगे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का रवैया देखकर बाकी सब लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और यहाँ तक कि कार्तिक को बातें सुनाने लगे थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे धकेले जाने के बाद भी हार नहीं मान रहे थे और उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, और वो लोग भी तेज तेज सिया सिया कहकर पुकार रहे थे। असल में सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ आए हुए लोगों को पीछे नहीं धकेल रहे थे, बल्कि सिया के आने के लिए जगह बना रहे थे। अगले ही पल पलक झपकते ही सिया एक लंबा सा ब्लैक गाउन पहनकर अपने सभी फैंस के सामने आई और हाथ मिलाकर उन्हें हेलो कहने लगी और फ्लाइंग किस देने लगी। सिया के लिए ये पागलपन देखकर कार्तिक भी कोने में खड़ा हो गया और हैरानी से सिया और उसके फैंस का ये मिलाप देखने लगा। एक वक्त था जब कार्तिक भी सिया को पसंद करने लगा था और दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे, पर सिया और रिद्धिमा ने मिलकर कार्तिक के साथ जो धोखा किया था उसके बाद कार्तिक का विश्वास सिया से उठ चुका था और अब वो सिया के साथ सिर्फ दोस्ती या प्रोफेशनलिज्म तक का ही रिश्ता रखना चाहता था। कार्तिक जब सिया को अपने फैंस से मिलते हुए देख रहा था तो उसके दिमाग में बार बार कियारा का ख्याल आ रहा था। ऋषिकेश से लौटते वक्त कियारा का बिहेवियर कार्तिक ने नोटिस किया था और उस वक्त कियारा सबसे कटी कटी थी और ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। उस वक्त कार्तिक इतना बिजी था कि उसके पास कियारा से बात करने का भी वक्त नहीं बचा हुआ था, पर वहां से आने के बाद कार्तिक अपनी बहन के साथ और अपनी बायोनिक ह्यूमन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास कियारा के लिए वक्त नहीं रहा। कार्तिक ने सोचा कि जब तक सिया बाकी लोगों के साथ बिजी है तब तक तो वो एक बार कियारा को फोन करके उससे बात कर ले। यही सोचकर कार्तिक ने कियारा को फोन मिलाया। पहली रिंग जाते ही कियारा ने फोन कट कर दिया। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा के दिमाग में चल क्या रहा है और वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी कार्तिक ने कियारा के फोन पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था जिसमें लिखा था, हाय कियारा, प्लीज टॉक टू मी, व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी। कार्तिक ने जैसे ही मैसेज किया अगले ही पल मैसेज रीड होने का साइन आ गया, पर कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये देखकर कार्तिक की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा को हुआ क्या है और वो क्यों कार्तिक से बात नहीं कर रही है। खैर ये वक्त सही नहीं था इस सब के बारे में सोचने के लिए, इसीलिए उसने अपना सारा ध्यान सामने आए हुए कस्टमर्स पर लगा दिया। सामने आए हुए सभी लोग सिया को देखकर पागल हो रहे थे। हर कोई उसकी तारीफ में कमेंट कर रहा था और बड़ी बड़ी कंपनियां कई मॉडल्स को अपने साथ लेकर आई थी ताकि आने वाले कस्टमर को ये मॉडल एंटरटेन कर सके। पर सिया के सामने हर कोई फेल था। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव कंपनियों के एम्प्लॉइज भी सब कुछ भूल भाल कर सिया को ही देखने के लिए कार्तिक के पास आ गए थे और दूर से खड़े होकर सिया की ही तारीफ कर रहे थे। जल्दी ही सिया कार्तिक की फैंटेसी कार के पास आकर खड़ी हो गई।
एग्जीबिशन में आई हुई मीडिया को जब ये बात पता चली तो वो लोग सब कुछ छोड़कर कार्तिक के बूथ पर आ गए और वहां आकर वीडियोस और फोटोज बनाने लगे। आज के ज़माने में सबके पास स्मार्टफोन थे और हर कोई यूट्यूब से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ना जाने कितने ही लोग तुरंत अपना फ़ोन निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट करने लगे और देखते ही देखते लाखों लोग इस एग्जीबिशन से जुड़ गए। सिया सिर्फ यहाँ पर मॉडलिंग ही नहीं कर रही थी बल्कि एक इंस्ट्रक्टर की तरह गाड़ी के सारे फीचर्स भी आने वाले कस्टमर्स को बता रही थी। इसका मतलब था कि लोग डायरेक्ट उससे बात कर पा रहे थे और जो भी यहाँ पर एक्चुअल कस्टमर बनकर आया था वो वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार सिया से भी इंटरेक्ट कर पा रहा था। भले ही सिया और बाकी लोग कार्तिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, पर फिर भी कार्तिक फ्री में काम नहीं करवाने वाला था, बल्कि काम पूरा होने के बाद इन सब को उनकी मेहनत का पैसा मिलने वाला था, जो कार्तिक ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। यहाँ आने वाले लोग अब सिया की बातें सुनकर कार्तिक की गाड़ी पर भी नजर डालने लगे थे। जैसे जैसे सिया इस गाड़ी के फीचर्स और स्पेशलिटी बता रही थी वैसे वैसे लोग हैरान होते जा रहे थे, क्योंकि कार्तिक की ये वही सुपर कार थी जिसमें पहली बार रजत और कार्तिक ने मिलकर जीरो को इंस्टॉल किया था और अमन ने ईशानी के लिए कार रेसिंग की थी और इसी कार के अंदर सुपर बैटरी भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से ये एक कंप्लीट मॉडिफाइड कार थी। गाड़ी के इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर भी काफी ज्यादा अच्छा था और लोग अब वाकई गाड़ी के फीचर्स को एक्सेप्ट कर रहे थे। सेम टाइम पर यहाँ आए हुए पेपराजी ने कार्तिक की सालिशान गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर फैला दी, जिसके बाद तो पूरी कार इंडस्ट्री में ही तहलका मच गया। पूरा देश इस वक्त इसी एग्जीबिशन और इसी गाड़ी के बारे में बात कर रहा था। जो लोग आसपास के शहरों में थे उन्होंने तुरंत अपनी टिकट हाइजू के लिए बुक करवा दी और अगले दिन इस शहर में आ गए ताकि एग्जीबिशन को देख सके और साथ ही साथ इस गाड़ी को अपने लिए बुक कर सके। आज की भीड़-भाड़ देखकर यहाँ खड़े बाकी एम्प्लॉयज की तो हालत खराब हो रही थी। इन एम्प्लॉयज में ज्यादातर लड़कियां थी जो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तब एक लड़की भागते हुए कार्तिक के पास आई और किसी छोटी बच्ची की तरह गुस्सा करते हुए बोली, सर यहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग थोड़ा सा भी डिसिप्लिन क्यों नहीं दिखाते। ये लड़की इस वक्त पसीने में भरी हुई थी और इसका सिर चकरा रहा था। कार्तिक समझ गया था कि बाहर लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसके सभी एम्प्लॉयज बहुत मेहनत कर रहे हैं। कार्तिक ने उस एम्प्लॉय को पास में रखी कुर्सी पर बैठाया और उसे पानी देते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए आज रात को मैं आप सभी लोगों को एक अच्छा डिनर अरेंज करवाऊंगा। जैसे ही फीमेल एम्प्लॉयज ने कार्तिक की बात सुनी तो उसने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कार्तिक से कहा, सर अगर आप आज रात को डिनर करवाने ही वाले हैं तो मुझे अकेले करवाइएगा, सब लोगों को लेकर जाकर क्या करेंगे। और इतना कहकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। एक्चुअली यहाँ काम करने वाले ज्यादातर सभी फीमेल एम्प्लॉयज कार्तिक से इसी तरह बातें किया करती थी, क्योंकि कार्तिक एक 24-25 साल का जवान लड़का था और उसका बिहेवियर सभी लोगों के लिए काफी नरम था। इसी वजह से सब लोग जानते थे कि अगर उन्होंने अपना काम सही से किया है और कोई गलती नहीं की है तो कार्तिक उनके साथ हमेशा फैमिलियर होकर ही बात करेगा। शायद यही वजह थी कि कार्तिक ने इस लड़की की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बस हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। तभी एक तेज आवाज कार्तिक के कानों में पड़ी, हेलो, मैं 10 गाड़ियां बुक करवाना चाहता हूँ, आपकी कंपनी की 10 हाईएस्ट मॉडल कार मुझे चाहिए। जैसे ही कार्तिक ने इस आदमी की बात सुनी तो वो ध्यान से इसे देखने लगा। आसपास के सभी एम्प्लॉयज बाकी लोगों के साथ बिजी थे, इसीलिए कार्तिक खुद इस आदमी से बात करने के लिए चला गया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, हाय, आई एम फैंटेसी कार कंपनीज एम्प्लॉय। कार्तिक किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को एक एम्प्लॉय कहा। सामने खड़ा लड़का जल्दी से कार्तिक के पास आया और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए बोला, फाइनली कोई तो मुझे वेलकम करने के लिए आया। मैं कब से आवाज दे रहा था, जल्दी से मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दो, मैं 10 गाड़ियां खरीदना चाहता हूँ। इतना कहकर उस लड़के ने अपने जेब से अपना बैंक कार्ड निकाल लिया। कार्तिक ध्यान से इस लड़के को देखने लगा। ये लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था और इसे देखकर लग रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन नहीं करना चाहता, इसे तो बस हर हाल में ये गाड़ियां चाहिए। कार्तिक ने थोड़ा शांत होते हुए इस लड़के से कहा, सर प्लीज आप इतना परेशान मत होइए, मैं अभी आपका ऑर्डर लेता हूँ, पर 10 गाड़ी के लिए आपको आराम से मेरे साथ चलकर बताना होगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए और कौन सा मॉडल चाहिए। कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे बेसब्र इंसान से कभी होगी। कार्तिक की बात सुनकर वो लड़का पास ही की टेबल पर रखा हुआ वाउचर लेकर उसमें लिखी हुई कुछ लाइंस पढ़ने लगा और उसके बाद कार्तिक से 2-3 कलर्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, मुझे ये और ये कलर चाहिए। कार्तिक ने तुरंत उसका ऑर्डर एक्सेप्ट किया और उससे कहा, ठीक है सर, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाता हूँ। कस्टमर जो कार का मॉडल चाहता था, कार्तिक ने तुरंत उस मॉडल को देखा। यहाँ सभी गाड़ियां एसयूवी मॉडल की थी। कार्तिक इस आदमी से बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहता था कि आखिर उसे इतनी सारी गाड़ियां एक साथ चाहिए क्यों, क्योंकि कार्तिक ने खुद के मन में सोचा कि शायद इस आदमी को महंगी और नई गाड़ियों का शौक होगा और शायद ये अपने रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए सब खरीद रहा होगा। कार्तिक को बस अपने ऑर्डर से मतलब था, इसीलिए वो ऑर्डर को लेकर वहां से चला गया। हालांकि कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि एग्जीबिशन के दूसरे दिन ही उसके पास इतना बड़ा ऑर्डर आ जाएगा। कार्तिक ने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस लड़के के साइन करवा लिए। कार्तिक के पास अभी सांस लेने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि इतनी ही देर में दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, हाय यंग मैन, तुम्हारे पास कोई अच्छी गाड़ी है क्या? कार्तिक ने उससे बहुत आराम से पूछा, क्या आप भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं? सामने खड़े मिडिल एज आदमी ने कहा, हाँ मैं भी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, पर मैं पेमेंट कैश में करूंगा। मैंने अभी उस लड़के के साथ हुआ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देखा, अगर मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो तुम लोग 1 हफ्ते में गाड़ी मुझे डिलीवर कर दोगे। मैंने सही कहा ना? इस आदमी की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, पर इस शहर में रहने वाले लोकल लोग ज्यादा जल्दी कार की डिलीवरी ले पाते हैं, बल्कि हम तो ऑर्डर मिलते ही उस दिन डिलीवर कर देते हैं। कार्तिक की बात सुनकर उस मिडिल एज आदमी ने मना करते हुए कहा, पर मैं इस शहर से नहीं हूँ, मुझे अभी एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए बेंगलुरु जाना है। अगर आप मुझे अभी कोई गाड़ी दे सकते हैं तो मैं तुरंत अमाउंट पे कर दूंगा सारी। इस आदमी की बातें सुनकर कार्तिक ने समझाते हुए कहा, आप काफी जल्दबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी मॉडल है वो सब तैयार है, पर हमारे वेयर हाउस में है और यहाँ से जाने में हमें कम से कम 3 घंटे लगेंगे। क्या आप इंतजार कर सकते हैं?
कार्तिक की बात सुनकर उस मिडिल एज आदमी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे तो आधे घंटे में यहाँ से निकलना होगा। इस आदमी की बातें सुनकर कार्तिक थोड़ा सा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने इम्पेशेंट कस्टमर की मांग को पूरा कैसे करे। जब मिडिल एज आदमी ने कार्तिक को इतना परेशान देखा तो उसने खुद ही एक्सप्लेन करते हुए कहा, असल में मुझे सिर्फ बेंगलुरु किसी मीटिंग के लिए नहीं जाना है, बल्कि मुझे वहां पर अपनी बेटी से भी मिलने जाना है। मेरी बेटी बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और आज उसका बर्थडे है। मुझे हर हाल में ये गाड़ी उसे गिफ्ट करनी है। इस मिडिल एज आदमी की बात सुनकर कार्तिक को सब कुछ समझ में आ गया, पर अभी भी उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए उसने उस मिडिल एज आदमी से कहा, आप जो कह रहे हैं मैं उसे समझ सकता हूँ, पर आधे घंटे में गाड़ी डिलीवर करवाना नामुमकिन है, प्लीज आप समझिए। कार्तिक भी खुद चाहता था कि ये ऑर्डर उसे मिले और कोई भी कस्टमर यहाँ से डिसअपॉइंटेड होकर ना जाए, पर कार्तिक आज खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था और उस मुसीबत का उसके पास कोई सॉल्यूशन था नहीं। ये एक एग्जीबिशन थी, इसीलिए कस्टमर ज्यादा देर इंतजार नहीं करने वाला था और कार्तिक ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ये एग्जीबिशन अचानक से एक शॉपिंग स्पॉट बन जाएगा। क्या कार्तिक इस कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर पाएगा या फिर हो जाएगा ये ऑर्डर कैंसिल? आगे की कहानी